गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम कक्षा 9 का टॉपिक लेकर आए हैं। कक्षा 9 का चैप्टर 1 का यानी क्लास 9 का चैप्टर 1 है मैटर अराउंड अस, यानी हमारे चारों ओर पदार्थ। उस टॉपिक में कल हमने डिस्कस किया था पदार्थ के बारे में, कुछ जनरल चीजें, यानी पदार्थ में क्या क्या गुण होता है। आज उसी क्रम में हम इनकी स्टेट्स के बारे में पढ़ने आए हैं, पदार्थ की अवस्थाएं। थोड़ा सा पार्ट 1 में आप लोगों ने देखा था, अब उसी को आगे बढ़ाते हुए हम पदार्थ की अवस्था के बारे में बताने आए हैं। आशा करता हूं कि पहला वीडियो आपको पसंद आया होगा। उसी की कड़ी है पदार्थ की अवस्था। तो यानी स्टेट्स कहते हैं पदार्थ की। पदार्थ के स्टेट्स हैं ठोस, द्रव और गैस। यानी ठोस यानी सॉलिड, द्रव यानी लिक्विड और गैस यानी गैस। ठीक है ना। तो यानी पदार्थ प्रकृति में 3 मूल अवस्थाओं में पाया जाता है। अब इसके पाए जाने का कुछ कारण है। क्या कारण है कि ये 3 अवस्थाओं में पाया जाता है, ठीक है ना, और उसमें क्या विभिन्नताएं हैं इन तीनों अवस्थाओं में, उसको हम जानेंगे। तो सबसे पहली चीज हम जानेंगे ठोस के बारे में। तो ठोस वो पदार्थ होता है जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है। जैसे इसके उदाहरण में हमारे ईंट है, पत्थर है, लकड़ी है, पहाड़ है, ठीक है ना, ये सब ठोस अवस्थाओं में पाए जाते हैं। कारण क्या है? ठोस में जो होता है, जो हमने पहले बताया था, कल कुछ चीजें बताई थी, उसमें मैंने बताया था कि पदार्थ के कणों के बीच अंतराणु अवकाश होता है, ठीक है ना। तो जो ठोस के कण होते हैं वे अत्यंत निकट होते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसमें यानी कण एकदम पास हैं, ठीक है ना। तो जब ठोस के कण अत्यंत पास हैं तो इनके बीच जो अंतराणु का अवकाश होगा बहुत कम होगा। जब बहुत कम होगा इनके बीच अंतराणु का अवकाश, तो ये ज्यादा इधर उधर गति करने के लिए स्वतंत्र नहीं होते हैं। जैसे मान लीजिए आप एक कमरे में हैं, उसमें बहुत से लोगों को एक कमरे में बैठा दिया गया है इकट्ठे। अगर एक कमरे में ज्यादा लोगों को बैठा दिया गया है तो क्या वो स्वतंत्र रूप से इधर उधर गमन कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनके लिए जो लिमिटेड है, प्लेस जो है लिमिटेड है, यानी इधर उधर नहीं जा सकते हैं, क्योंकि उनका सीमित क्षेत्र है, उसी में इधर उधर थोड़ा सा कर सकते हैं बस। यानी वो अपने माध्य स्थिति के इधर उधर कंपन तो कर सकते हैं, लेकिन उठकर इधर उधर नहीं जा सकते, यानी स्वतंत्र रूप से गति नहीं कर पाते हैं। तो सॉलिड में भी वही स्टेट्स होता है कि इनके कण अत्यंत निकट होते हैं, जिसके कारण ये इधर उधर स्वतंत्र पूर्वक नहीं गमन कर पाते हैं, और स्वतंत्र पूर्वक गति न कर पाने के कारण इनके कण निश्चित स्थान लिए होते हैं। अब अगर इनका स्थान निश्चित है तो जो जितने कण हैं ये सब एक निश्चित बांड में, क्योंकि अब भाई एक ही साथ सब लोग बैठे हुए हैं, पूरे फैमिली के लोग, तो कोई भी एक गलती करेगा उसके ऊपर सबकी नजरें रहेंगी। अगर सबकी नजरें रहेंगी तो वो गलती करने पाएगा? नहीं करने पाएगा, यानी स्वतंत्र रूप से इधर उधर घूमने नहीं जाने पाएगा, ठीक है ना, चौराहेबाजी नहीं कर पाएगा। वही हाल ठोस के कणों का होता है, ये स्वतंत्र पूर्वक गति नहीं कर पाते हैं, और स्वतंत्र पूर्वक गति न कर पाने के कारण ही इनका जो होता है आकार और आयतन क्या होता है? निश्चित होता है। तो ठोस के कणों का आकार और आयतन निश्चित होता है, क्यों? मैंने बताया। इसके बाद चूंकि इसके कण बहुत निकट हैं, अब जब कण निकट हैं यानी पास हैं, तो आप इसको भाई कमरे में 50 लोग पहले से बैठाए हो और कहो इसमें दबो, जिसे आप देखते हो मैजिक में पहले से पूरा भरे रहते हैं और कहते हैं और दबो, तो दबकर उसमें बैठा जा सकता है? नहीं ना, एक निश्चित सीमा होती है ना उसको दबाने की। तो जब दबेगा ही नहीं तो कहने का मतलब इसको और अधिक नहीं दबाया जा सकता, यानी इसमें संपीडितता का गुण लगभग ना के बराबर पाया जाता है, यानी इसको दबाया नहीं जा सकता है। तो इसके ठोस के कणों के बारे में दूसरी स्थिति क्या है? इसमें संपीडितता का गुण नहीं पाया जाता है। अब आप जानते हो प्रत्येक कण, पदार्थ का प्रत्येक कण गति करता है, गति करेगा, लेकिन जगह नहीं है तो कंपन करेगा। लेकिन अगर इसको ऊर्जा दिया जाए यानी गर्म किया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, और जब गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी तो इसके कण थोड़ा दूर दूर जाने का प्रयत्न करते हैं। इसी कारण से हम देखते हैं ना, ठोस को जब खूब ज्यादा गर्म कर दिया जाता है तो पिघल जाता है, और पिघल कर किसमें चला जाता है? इस स्टेट में, द्रव की अवस्था में चला जाता है। तो ठोस के बारे में हमने सब कुछ पढ़ा। अब हम दूसरी चीज आपको बताने चल रहे हैं द्रव के बारे में। तो द्रव क्या है? द्रव की जिस ठोस की तरह द्रव के अणु भी होते हैं, लेकिन उतना पास नहीं होते हैं। द्रव के अणुओं के बीच कुछ अवकाश होता है। अब जब कुछ अवकाश होता है यानी ये कुछ स्वतंत्र पूर्वक गति कर सकते हैं, लेकिन एक निश्चित सीमा में बंधे रहते हैं। अब सीमा निश्चित है, लेकिन गति करने के लिए स्वतंत्र है कुछ ना कुछ। जैसे यानी कमरे में ही रहेंगे, लेकिन कमरे में 10 या 5 लोग हैं तो इधर उधर थोड़ा जा आ सकते हैं, ठीक है, तो जा सकते हैं, आ सकते हैं। अगर स्थिति बनती है तो यानी कि इसमें कण में के बीच आकर्षण बल भी कम होगा, तो इनमें घूमने के लिए थोड़ा सा दूरी होगी, इधर उधर जाने के लिए आकर्षण बल भी कम है। भाई ज्यादा कोई दूसरे को बांधे नहीं है, 4 या 5 जने हैं पूरे घूमे। तो इस स्थिति में क्या करते हैं, जो द्रव के कण है ये थोड़ा स्वतंत्र रूप से गति कर सकते हैं, बहुत नहीं है, लेकिन एक निश्चित सीमा के भीतर गति करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। यही कारण है कि जो द्रव होते हैं इनका
आयतन तो निश्चित होता है, क्योंकि निश्चित सीमा है, तो सीमा निश्चित हो, आयतन तो निश्चित होता है, लेकिन आकार निश्चित नहीं रहता है। यानी ये जिसमें रखे जाते हैं उसी का आकार ग्रहण कर लेते हैं। अब इनमें आकार और आयतन की बात हो गई। संपीड़ितता, क्योंकि कण पास पास नहीं है, उतना पास नहीं है जितना इसमें थे, तो इनको दबाया जा सकता है, यानी इसको दबाकर संपीड़ित किया जा सकता है, लेकिन इसकी भी एक निश्चित सीमा होती है। ठोस की तो बहुत कम है, या संपीड़ित तरह के होते हैं, लेकिन इसमें संपीड़ितता का गुण पाया जाता है। ठीक है ना, द्रव हो गया। और इसको गर्म करने पर इसके कण और अधिक गति ऊर्जा प्राप्त करेंगे और दूर जाने का प्रयास करेंगे, तो यानी स्वतंत्र वातावरण में बिना किसी निश्चित सीमा के घूमने का प्रयास करेंगे, और जब वो सीमा हो जाएगी तो अणु कैसे हो जाएंगे, गैस की भांति गति करने लगेंगे। ठीक है ना, तो जब गैस की भांति गति करने लगे, इनका जो स्वतंत्रता होगी, जो लिमिट होगी, वो समाप्त हो जाएगी। यानी गैस के बारे में क्या है कि गैस के कणों के बीच अंतराणु जो अवकाश होता है एकदम ना के बराबर होता है, और जब इनके बीच अंतराणु अवकाश ना के बराबर होता है तो इस कारण से होगा क्या, जब अवकाश ही नहीं है तो भाई एक लोग यहाँ है, एक लोग इलाहाबाद में है, एक लोग जो है लखनऊ में है, तो एक दूसरे से कोई मतलब रह जाएगा, नहीं रह जाएगा। जहां मन कहे तहां घूमे, तो वही स्थिति इनकी भी होती है। ये लोग स्वतंत्र रूप से गमन करने के लिए यानी घूमने के लिए स्वतंत्र होते हैं, और जब अगर स्वतंत्र रूप से घूमने के लिए लोग स्वतंत्र होते हैं तो इनके बीच का जो आकार और आयतन होता है इनका क्या होता है, अनिश्चित होता है। इनमें संपीड़ितता का गुण अधिक मात्रा में पाया जाता है। इनको अगर इकट्ठा किया जाए तो ये थोड़े दूर में इकट्ठा हो सकते हैं। जैसे गैस सिलेंडर में देखो उतनी गैस भरी रहती है, अगर हल्का सी लीक होती है तो पूरे घर में फैल जाती है। ठीक है ना, वैसे अगरबत्ती जलाते हैं उसकी गैस पूरे कमरे में फैल जाती है, क्योंकि इनका आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होता है। तो ये हो गया द्रव और गैस के बारे में कुछ प्रॉपर्टीज थी। तो ठोस, द्रव और गैस की अवस्थाओं के बारे में हमने पढ़ा कि इनमें कौन कौन से होते हैं। अब द्रव में क्या आता है जानते ही हो, एग्जांपल्स इनके सबके जानते हो। गैस में कुछ गैसें होती हैं, एलपीजी, सीएनजी, ठीक ना, मीथेन जो गैसें उसमें आती है। द्रव में जो द्रव में आती है जो है पानी है हमारा, ठीक है ना, केरोसिन है, मिट्टी का तेल है, डीजल है, सब द्रव के अंतर्गत आता है। तो उसके भी उदाहरण हम लोग जाने हैं। ठीक है ना, तो हम लोग अवस्थाओं के बारे में अच्छे से पढ़ा। क्या अवस्थाओं से किसी को कोई समस्या है? अवस्थाओं से अगर किसी को समस्या होगी तो पूछेगा। अभी इसके बाद हम अगला टॉपिक पढ़ने चल रहे हैं, देखिएगा। अब हम पढ़ने चल रहे हैं पदार्थ का अवस्था परिवर्तन। अभी थोड़ा देर पहले हमने जाना पदार्थ के बारे में, यानी पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं। सभी अवस्थाओं को हमने विस्तार से पढ़ा। उसी क्रम में आगे हम लोग जो है पदार्थ का अवस्था परिवर्तन जानने चल रहे हैं, यानी कैसे स्टेट चेंज होता है पदार्थ का। ठीक है ना, तो जैसे कि अगर कोई पदार्थ सॉलिड स्टेट में है, मान लीजिए कोई पदार्थ है वो सॉलिड स्टेट में है, एग्जाम्पल हम लेते हैं किसी का, मान लीजिए है बर्फ, ठीक है ना, तो इसको अगर गर्म किया जाए एक निश्चित तापमान पर जाकर ये पिघल जाएगा और ये किस अवस्था में चला जाएगा, द्रव अवस्था में चला जाएगा। और वही द्रव और अधिक गर्म किया जाए, और अधिक गर्म कर दिया जाए इसको, तो ये द्रव और एक निश्चित ताप पर ये जो है पथरित होने लगेगा, यानी जो है वाष्प बनने लगेगा। तो यानी पदार्थ यानी वाष्प यानी ये गैसीय अवस्था में जाने लगेगा। तो ये पदार्थ की ठोस अवस्था है, ये द्रव अवस्था है, यानी जल के रूप में बन जाएगा जब ये द्रव अवस्था है, और जब ये वाष्प बनने लगेगा तो ये गैसीय अवस्था है। तो ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये गर्म करने पर हो रहा है। ठीक है ना, तो पदार्थ को एक अवस्था से दूसरे अवस्था में बदला जा सकता है। क्योंकि हम क्या जानते हैं भैया, हम लोग जानते हैं कि पदार्थ के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लगता है। क्या लगता है, इंटरमॉलिक्यूल्स, यानी पदार्थ के कण जो है एक दूसरे के पास पास रहते हैं, किसमें, ठोस में। जब इनके बीच जो है ये जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है क्योंकि ज्यादा होता है इसलिए ये बंधे हुए होते हैं और सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। अब इसको अगर तापमान दे दिया जाए तो इनके कणों के बीच की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, और यदि इनकी बीच की गतिज ऊर्जा इतनी बढ़ जाए कि इनका बंधन टूटने लगे तो ये कण जो है एक सीमा में इधर उधर ज्यादा दूर में गति करने लगते हैं। तो उस स्थिति में इसके कणों में जो है ये जो ठोस के कण थे इनके बीच की दूरी इतनी बढ़ जाती है कि आकर्षण बल जो है बहुत कम हो जाता है, जिसके कारण ये जो है किसमें परिवर्तित होने लगते हैं, द्रव में परिवर्तित होने लगते हैं। तो किसके कारण, इसमें इसका कारण है इसको गर्म करना, यानी इनके अणुओं के बीच की गतिज ऊर्जा को बढ़ाना। ठीक है ना, जिससे ये द्रव अवस्था में चले जाते हैं। अब अगर इनको और अधिक गर्म कर दिया जा रहा है
यानी द्रव अवस्था से भी ज्यादा गर्म कर दे रहे हैं तो ये वैसे और इनके कण और अधिक दूरी पर चले जाते हैं। जब इनके कण और अधिक दूरी पर चले जाते हैं तो इनके कणों का जो है जो ऊर्जा है और अधिक जो है मतलब लाश हो जाती है, तब तो ये गैसीय अवस्था में पहुंच जाते हैं। ठीक है, यानी अणुओं के बीच का जो आकर्षण बल होता है और कम हो जाता है और अणु जो है अधिक गतिज ऊर्जा से गति करने लगते हैं, जिससे बिना किसी निश्चित सीमा के गति करने लगते हैं और गैसीय अवस्था में चले जाते हैं। तो पदार्थ का ठोस अवस्था से जो द्रव अवस्था में जाना होता है उसको हम बोलते हैं द्रवीकरण। उसको क्या बोलते हैं? द्रवणीकरण। द्रवणीकरण या बोलते हैं मेल्टिंग, गलन। और इसके लिए जो निश्चित तापमान है, यानी जिस निश्चित ताप पर कोई भी पदार्थ ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में पहुंचता है उस निश्चित ताप को बोलते हैं उसका द्रवणांक। क्या बोलते हैं? द्रवणांक। क्या बोलते हैं उसका? द्रवणांक। यानी वह निश्चित ताप जिस पे कोई पदार्थ ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में जाता है वह उसका द्रवणांक कहलाता है, यानी जो है मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है। ठीक है, तो सर्टेन टेम्परेचर एट व्हिच सॉलिड चेंज इनटू लिक्विड इज कॉल्ड इज मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, यानी निश्चित तापमान जिस पर सॉलिड जो है लिक्विड में चेंज होता है इट्स कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। अगेन अब जो है कोई अगर द्रव पर बदल चुका है यानी लिक्विड फॉर्म में चल चुका है उसको और अधिक गर्म कर दोगे तो वो वाष्पित होने लगेगा। इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं वाष्पन। क्या बोलते हैं? वाष्पन। क्या बोलते हैं? वाष्पन। और जो तापमान होता है उसके लिए निश्चित उसको बोलते हैं वाष्पांक। वाष्पन यानी जो है इसको बोलते हैं इवेपोरेशन। क्या बोलते हैं? इवेपोरेशन। और इवेपोरेशन के लिए सर्टेन टेम्परेचर होना चाहिए, उसको बोलते हैं इवेपोरेटिंग पॉइंट। ठीक है, यानी जो जिस तापमान पर कोई भी जो है द्रव गैसीय अवस्था में जाने लगता है उसको उसका क्या बोलते हैं? जो है इवेपोरेटिंग पॉइंट बोलते हैं, यानी वाष्पांक बोलते हैं या फिर वाष्पन बिंदु बोलते हैं। ठीक है ना। अब तो ये हुआ गर्म करने पर ठोस से द्रव, द्रव से गैस में बदला, यानी पदार्थ की अवस्था बदली। लेकिन अब अगर इसी को वापस क्या लाया जा सकता है तो देखिएगा, इस गैस को ठंडा करके कर दिया जाए तो ये संघनित होगा। तो संघनन हुआ, इसका कंडेंसेशन हुआ और संघनन होने के पश्चात ये किसमें परिवर्तित हो जाता है? ये द्रव में परिवर्तित हो जाता है संघनन के पश्चात। इसको बोलते हैं कंडेंसेशन। क्या बोलते हैं? संघनन को इंग्लिश में बोलते हैं कंडेंसेशन। और जो पॉइंट टेम्परेचर होता है उसको बोलते हैं कंडेंसेशन पॉइंट। कंडेंसेशन। और जो टेम्परेचर होता है उसको बोलते हैं कंडेंसेशन पॉइंट। अब जब जल को और अधिक ठंडा कर देते हैं तो ये बर्फ में बदल जाता है। जल को क्या कर दें? और अधिक ठंडा कर दें तो ये बर्फ में बदल जाता है। इसको बोलते हैं क्या? इसको बोलते हैं हिमीकरण। क्या बोलते हैं? हिमीकरण। यानी कोई भी द्रव हो उसको अगर अधिक ठंडा करो तो ठोस अवस्था में चला जाता है, इसको बोलते हैं हिमीकरण या फ्रीजिंग, यानी वो जम जाता है, उसको फ्रीजिंग बोलते हैं। ठीक है ना। और इसके लिए जो टेम्परेचर निश्चित होता है उसको बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। क्या टेम्परेचर होता है इसके लिए? फ्रीजिंग पॉइंट। फिर समझ लीजिएगा, किसी भी गैस को ठंडा करके द्रव अवस्था में बदलने की प्रक्रिया को संघनन कहते हैं तथा वह निश्चित तापमान जिस पर द्रव जो है गैस द्रव अवस्था में बदलने लगता है उसका संघनन बिंदु कहलाता है। ठीक है ना। और फिर किसी भी द्रव को और अधिक ठंडा करके बर्फ में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को या फिर जो है ठोस में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को हिमीकरण कहते हैं। और वह निश्चित ताप जिस पे द्रव ठोस में परिवर्तित होने लगता है उसे बोलते हैं हिमीकरण, हिमांक बिंदु या फिर फ्रीजिंग पॉइंट। हिमांक बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हिमांक बिंदु। ठीक है। आप ध्यान दीजिएगा, ये चीज हो गया। तो क्वथन हमने जाना, द्रवणीकरण, क्वथन और क्वथनांक जाना, फिर संघनन जाना, हिमीकरण जाना। लेकिन कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो ठोस अवस्था से, जैसे कुछ पदार्थ होते हैं सॉलिड स्टेट में होते हैं और वो द्रव अवस्था में बिना बदले सीधे गैसीय अवस्था में चले जाते हैं। ठीक है ना। वो द्रव अवस्था में नहीं जाते हैं, सीधे गैसीय अवस्था में चले जाते हैं। जैसे आपने कपूर देखा होगा, नौसादर देखा होगा, इन सबको ठोस अवस्था में होता है और जैसे ही इसको गर्म करते हो सीधे ये गैसीय अवस्था में चला जाता है। आयोडीन है, कपूर है, नौसादर है, यानी कुछ पदार्थ ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में बिना बदले सीधे गैसीय अवस्था में चले जाते हैं। ऐसे पदार्थों को क्या बोलते हैं हम? ऐसे पदार्थों को हम बोलते हैं ऊर्ध्वपातित पदार्थ, यानी सब्लिमेटिंग मैटर, सब्लिमेशन मैटर्स। और इस प्रक्रिया को बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वपातन। यानी जो ये प्रक्रिया है हमारी कौन सी प्रक्रिया है? ऊर्ध्वपातन। यानी कुछ पदार्थ ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में बिना बदले सीधे गैसीय अवस्था में चले जाते हैं। ऐसे पदार्थों को हम क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वपातित पदार्थ। और इस प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन बोलते हैं।
ठीक है ना। तो ठोस से सीधे गैस में जाए तो उसको हम बोलते हैं ऊर्ध्वपातन या ऊर्ध्वपातन बोलते हैं, ठीक है ना। तो पदार्थ का अवस्था परिवर्तन के लिए हमने बताया कि कौन सी चीज जिम्मेदार है, उसका जो है तापांक जिम्मेदार है, क्योंकि ताप से उसकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन होता है, जिससे उसके अणुओं के बीच का आकर्षण बल जो है कम या अधिक होता है, उसी अनुसार उसके आकर्षण बल के आधार पर उसकी गति संभव होती है, और जब गति जिस प्रकार की होती है उसी अवस्था में वो परिवर्तन अपना करके पहुंच जाता है, ठीक है ना। तो पदार्थ का अवस्था परिवर्तन हमने जाना, ठीक है ना। इसके पश्चात जो है इतनी प्रक्रिया होने के पश्चात जो है अब अगला टॉपिक अभी इसके बाद जो है थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, इसको पहले थोड़ा सा देख लीजिए आप, इसके बाद डिस्कस करते हैं। अगला टॉपिक जो है इससे संबंधित कुछ और तथ्य हैं, ठीक है ना। सिद्धांत के आधार पर गलन की व्याख्या, ठीक है ना। देखो अणुगत सिद्धांत यानी पदार्थ के जो अणु हैं वो कैसे रहते हैं, उस सिद्धांत के आधार पर हम जानेंगे गलन। हमने आपको पहले भी बताया है कि जो ठोस होते हैं उसके कण कैसे होते हैं, कैसे होते हैं भैया, पास पास होते हैं, यानी जो मॉलिक्यूल्स होते हैं सॉलिड के दे आर टू नियर टू ईच अदर, ठीक है ना। और अगर कण पास पास होते हैं तो इनके जो बीच का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है वो क्या होता है, बहुत अधिक होता है अन्य की तुलना में। तो इनके बीच का जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है ज्यादा होता है, जिसके कारण ये स्वतंत्र रूप से गति नहीं कर पाते हैं, केवल अपने माध्य स्थिति के इधर उधर कंपन करते हैं। क्यों भैया, यही तो है सॉलिड के बारे में। अब इस सॉलिड को हमें गलाना है, तो हमने इसको टेम्परेचर दिया। जब हमने टेम्परेचर दिया तो इसका जो काइनेटिक एनर्जी है, गतिज ऊर्जा है इसकी, वो बढ़ने लगती है। अब धीरे धीरे इसकी गतिज ऊर्जा इतनी बढ़ जाती है कि ये जो इनके बीच का जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है, जो जालक नुमा संरचना बनाए रखे होते हैं, ठीक है ना, इनके बीच का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इतना कम हो जाता है कि इनका जालक टूट जाता है। और जब ये जालक टूट जाता है तो इसके कण स्वतंत्र गति करने लगते हैं, ठीक है ना, जिसके कारण ये यानी इसके कण दूर दूर जाने लगते हैं, और ये इसमें तरलता का गुण पाया जाने लगता है, यानी द्रव में बदल जाता है। भाई जब ये जो है इसके कण दूर तक गति करने लगेंगे तभी तो इसमें द्रव में बदलेगा। तो उसके कारण जिम्मेदार कौन है, हमारा तापमान। जब तापमान बढ़ता है तो इनके अणुओं के बीच गतिज ऊर्जा बढ़ती है, गतिज ऊर्जा बढ़ती है तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बढ़ता है, जिससे आणविक दूरी बढ़ जाती है, और जब दूरी बढ़ती है तो स्वतंत्र रूप से गति करने लगते हैं, और जब एक स्वतंत्रता पूर्वक गति करने लगते हैं तो ये सॉलिड से किस में बदल जाते हैं, द्रव में जाते हैं, यानी गल जाते हैं, पिघल जाते हैं, ठीक है ना। तो इनका ये जो है हमारा जो है पिघलन हुआ। इसी प्रकार से हम अणुगत सिद्धांत के आधार पर दूसरी चीज जानेंगे। अणुगत सिद्धांत के आधार पर किसकी व्याख्या, अब इसको जो है चेंज हो गया, दूर दूर कण गति करने लगे थे, ये तो था जो है टेम्परेचर बढ़ाने से। अब इस आधार पर हम जो है कथन की व्याख्या करेंगे, यानी वाष्पन की या कथन की व्याख्या करेंगे, व्याख्या करेंगे। तो जो ये कण है अब जो है सॉलिड यानी लिक्विड बन चुका है। अभी तक तो इसका अणुओं की गतिज ऊर्जा इतनी ही बड़ी है कि इनको ये गति तो कर रहे हैं स्वतंत्र पूर्ण, लेकिन एक निश्चित सीमा में गति कर रहे हैं। अब इनको और अधिक टेम्परेचर दिया जाए तो इनके अणुओं के बीच की गतिज ऊर्जा और अधिक बढ़ेगी, और फिर एक ऐसा स्थिति आ जाएगी कि जो पदार्थ के कण होंगे सतह पर आ जाएंगे, यानी ऊपर उठने लगेंगे ना, जब गण जो है ज्यादा ऊर्जा दी जाएगी, और उसके बाद फिर ये जो है ये अपनी जो सीमा को छोड़ देंगे और वायु में स्वतंत्र रूप से गमन करने लगेंगे। अब ये जब वायु में पहुंच जाएंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, गैस, यानी सीमा छोड़ दिया अपनी, जो इसकी लिमिट थी उसको छोड़ दिया। जैसे अभी एक उदाहरण से हम लोग समझेंगे, इस पूरे कमरे में मान लीजिए कि 30-35 लोग बैठे हुए हो, 35-40 लोग बैठे हुए हो, 40 लोग मान लो, तो पूरा कमरा भरा हुआ है, और इस कमरे में पूरा कमरा भरा हुआ है, तो जो है स्वतंत्रता पूर्वक गमन नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपके पास जगह नहीं है ज्यादा घूमने के लिए, अपनी सीट से इधर उधर थोड़ा सा जगह है, उतने में गमन कर सकते हो, क्यों, उससे ज्यादा चल नहीं सकते हो। और एक दूसरे की कोई गलती कर रहा है तो उसको देखने के लिए सब लोग हो, जैसे भी कोई गलती करेगा तैसे तुरंत जानकारी में आ जाएगा और उसको रोक दिया जाएगा, स्वतंत्र पूर्वक वो किधर उधर कहीं प्रकार से भ्रमण नहीं कर पाएगा, बस अपने माध्य के इधर उधर संपन्न कर पाएगा। किसी के बीच में आपको जो है गर्मी का मौसम हो, उसी पे जो है टेम्परेचर और दे दिया जाए, या फिर उष्मा उत्पन्न कर दी जाए, हीटर चला दिया जाए, बॉयलर, ठीक है ना, बॉयलर चला दिया जाए, किसी प्रकार से मिला के आग जो है दे दिया जाए, किसी प्रकार से गर्मी उत्पन्न कर दी जाए, तब क्या हो जाएगा, तब तो भाई अपनी जो है सहन क्षमता खत्म हो जाएगी ना, तो अणुगति करना प्रारंभ करेंगे, तो स्वतंत्र पूर्वक इधर उधर जाने का प्रयास करोगे,
बंधन टूट जाएगा, जो जालकीय संरचना थी वो टूट जाएगी, इधर उधर अव्यवस्थित हो जाओगे, गति करने लगोगे, तो आप फ्लूइड वाले स्थिति में आ जाओगे, तरल की तरह बहने लगोगे इधर उधर। ठीक, अब और अधिक ज्यादा तापमान दे दिया जाए, तब आप कहोगे इस कमरों को छोड़ो, स्वतंत्र पूर्वक बाहर जाओगे ना, वायु में चले जाओगे, वायुमंडल में बाहर भागने का प्रयास करोगे। तो वैसे कण भी इसके भी जो है वायु में पहुंचने लगते हैं, तो इस प्रकार से इसके कण वायु में पहुंच जाते हैं, और जो इसके जो इस प्रकार से जो ये इसमें बदल जाता है, पतन हो जाने लगता है, कहीं वाष्प होने लगता है, ये जो है वाष्प बनने लगता है। ठीक है, तो ये तीनों आवर्त सिद्धांत के आधार पर हमने जाना जो है द्रव की व्याख्या और गैस की व्याख्या, ये सब चीजें हम लोगों ने पढ़ा। इसके बाद जो पूछा जाता है कि द्रव की अवस्था परिवर्तन में ताप का प्रभाव और दाब का प्रभाव, अवस्था परिवर्तन में ताप और दाब का प्रभाव पड़ता है। ताप के प्रभाव को हमने बहुत अच्छे से समझा है, दाब के प्रभाव को भी अवस्था परिवर्तन पड़ता है, क्योंकि जब दाब बढ़ता है तब ताप में भी परिवर्तन होता है। ठीक है ना, तो इतनी चीजें हैं, अवस्था परिवर्तन पर दाब और दाब का प्रभाव पड़ता है। इसके इन्हीं सभी चीजों के साथ ये टॉपिक समाप्त भी होगा। यानी ताप बढ़ने पर जो है क्या होगा, दाब बढ़ेगा तो ताप बढ़ेगा, और ताप बढ़ेगा तो जो है गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, और गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो पदार्थ की अवस्था जरूर बदलेगी। ठीक है ना, ये चीज है, परिवर्तन होने पर जो है गतिज मतलब जो अवस्था में परिवर्तन होता है। ठीक है ना, इतनी चीजें हैं हमारी। तो इसके बाद ये पूरा चैप्टर हमारा ओवर होता है। एक चैप्टर हमने जो है पढ़ा, इसमें बहुत सी चीजों के बारे में पढ़ा, पदार्थ के बारे में पढ़ा कि पदार्थ जो है किन चीजों से मूल रूप से बना हुआ है, और इन चीजों को बनाने में फिर हमने जाना कि इसकी पदार्थ की कितनी अवस्थाएं हैं, जो हमारे प्रकृति में पदार्थ की कितनी अवस्थाएं हैं, फिर एक पदार्थ की अवस्था को दूसरे पदार्थ की अवस्था में रूप में कैसे बदला जाता है, और उसके बाद फिर बदलने के पश्चात हमने जाना कि इनके कितने प्रारूप है बदलने के, यानी कितने कितने शब्द प्रयोग होते हैं, गलन, हिमांक, वाष्पन, पथरीकरण, उद्पादन, इन सब चीजों को पढ़ा। इन सब चीजों के साथ ही अंत में मैंने जाना इसके आणविक सिद्धांत को, मॉलिक्यूलर स्टेट्स को, और ये चैप्टर हुआ ओवर। ठीक है ना, 9th स्टैंडर्ड पर इतनी चीजों में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है ना, इसके अलावा कुछ ज्यादा चीजें नहीं पूछी जाती हैं। ठीक है ना, अब जो है अगला चैप्टर के बारे में डिस्कस होगा इसके बाद। ठीक है ना, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आगे इसके अगले चैप्टर का वीडियो जरूर आपके पास जाएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।